तो स्टूडेंट्स आज अपन समझेंगे कि टॉर्क और एंगुलर एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन होता है। तो जिस तरीके से अपने ट्रांसलेशनल मोशन में एक फार्मूला पढ़ा था F=ma, उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में एक फार्मूला अप्लाई होता है, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन, टाउ इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये बात है कि टॉर्क जो होगा वो डिफरेंट एक्सिस पे डिफरेंट होगा। तो अपने को जिस एक्सिस पर टॉर्क निकालना है, तो जिस तरीके से टॉर्क डिफरेंट एक्सिस पे डिफरेंट होता है, उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफरेंट एक्सिस पर डिफरेंट होता है। अगर अपन एक्सिस को चेंज कर देते हैं तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी टॉर्क की तरह चेंज हो जाता है। तो जिस एक्सिस पर अपन टॉर्क लिख रहे हैं उसी एक्सिस पर अपने को क्या लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी टेकन ऑन सेम एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी कोई न्यूमेरिकल में आप अप्लाई करोगे। दूसरा क्या है कि टॉर्क और एंगुलर एक्सीलरेशन, जैसे यहाँ पे फोर्स और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं, उसी तरीके से जिस डायरेक्शन में टॉर्क होगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। लेकिन जो टॉर्क है वो एक्सियल वेक्टर है, तो ये भी एक्सियल वेक्टर है। अब एक्सियल वेक्टर में दो ही डायरेक्शन पॉसिबल हैं। ये क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ऐसे रोटेट कर रही है कोई बॉडी तो ये टॉर्क की डायरेक्शन है और ये एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है, और अगर ऐसे रोटेट कर रही है तो यही टॉर्क की डायरेक्शन है और यही एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है। तो जो सेकंड पॉइंट टू बी अंडरस्टैंड और दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो जिस डायरेक्शन में टॉर्क होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। और ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ कि दोनों ही क्या है, एलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन होते हैं। ये अगर प्लेन ऑफ रोटेशन है तो इसके परपेंडिकुलर होंगे, और इसके परपेंडिकुलर क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पर जो टॉर्क एक्सिस लिख रहे हैं अपन, वो समेशन ऑफ टॉर्क है, क्योंकि अगर बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं तो उस पर एक से ज़्यादा टॉर्क होंगे, और उन टॉर्क का अपने को क्या करना है, सम करना है। लेकिन चूंकि ये हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के एलोंग है, तो अगर अपवर्ड को अपन ने पॉजिटिव माना है तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अपन इसका विथ साइन, मतलब आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, अपन क्या कर सकते हैं, इनका समेशन कर सकते हैं। तो अपने को नेट टॉर्क अबाउट द एक्सिस मिल जाएगा। अब टू क्लेरिफाई द कंसेप्ट, हियर वी टुक इलस्ट्रेशन। ये इलस्ट्रेशन बहुत कॉमन इलस्ट्रेशन है और हर बार नीट के एग्जाम में और जेईई मेंस के एग्जाम में आता ही आता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि एक रोड है, वो ओरिजेंटली रख रखी है अपन ने इस बोर्ड के प्लेन में। ये हिंज पॉइंट है, मीन्स एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इस पर ऐसे टर्न कर सकती है। अब चूंकि जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये ग्रेविटी की वजह से किधर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ, और ये इसका क्या रहेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा। तो इसको मैंने स्टेबल करने के लिए यहाँ पर एक थ्रेड लगा रखा है, और थ्रेड लगाने से क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम में आ गया सिस्टम। तो अभी कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस बॉडी पर, एक तो AMG एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, उस AMG की वजह से क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो एक तो यहाँ पर टॉर्क और एक यहाँ पर हिंज पॉइंट पर जो नॉर्मल रिएक्शन का Y कंपोनेंट आ रहा है। अब इधर अपने को पता नहीं है कि X कंपोनेंट आएगा या नहीं आएगा, तो अपन ने सपोज कर लिया कि इधर जो है X कंपोनेंट है हिंज पॉइंट पर रिएक्शन का। तो जब भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको हिंज पॉइंट पर आपको पता नहीं होता कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, तो आप अपन एज्यूम कर लेते हैं उसका एक कंपोनेंट NY है और एक कंपोनेंट क्या है, NX। फिर अपन आगे चल के इक्वेशन को सोल्व करेंगे और उससे अपने को NX और NY की वैल्यू पता चल जाएगी। तो फिलहाल से मैं आपको केवल अल्फा कैलकुलेट करना बता रहा हूँ, और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको NX NY की वैल्यू भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर जब अपन ने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो आपको पता चल गया कि एक तो MG लग रहा है, जब ये नीचे की तरफ खींचेगा तो यहाँ पे टेंशन आएगा थ्रेड में, और एक क्या आएगा, हिंज पॉइंट पर रिएक्शन आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, और एक रिएक्शन किस डायरेक्शन में आएगी, ओरिजेंटल डायरेक्शन में। अब जब अपन थ्रेड को कट कर देते हैं, वो क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे ही अपन इस थ्रेड को कट करते हैं, एज सून एज वी कट द थ्रेड, तो ये नीचे की तरफ एक्सलेट होगा और इसमें रोटेशनल एक्सेशन जनरेट हो जाएगा।
तो वो बोल रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो जब अपन ने इसको कट कर दिया तो ये टेंशन डिसअपियर हो गया। टेंशन डिसअपियर होने से अब कौन कौन से फोर्स बचे यहाँ पर, NX, NY और mg। तो अपन ने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट क्या लिया है, टॉर्क कैलकुलेट किया है। तो जो टॉर्क एक्सिस है वो किससे कंपोज हो रहा है, एक तो NX का टॉर्क आएगा, एक NY का टॉर्क आएगा और एक mg का टॉर्क आएगा। लेकिन NX के लिए फोर्स आर्म क्या है, 0 है, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या हो रही है, हिंज पॉइंट से पास हो रही है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फोर्स आर्म क्या है, 0 है, इसलिए इसका टॉर्क 0 हो गया। इसके लिए भी फोर्स आर्म क्या है, 0, तो इसका टॉर्क भी 0 हो गया। केवल किसका टॉर्क बचा हुआ है, mg का। तो mg का टॉर्क क्या होगा, ये तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो mg इंटू L/2 हो गया। अब इसकी डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है उस तरफ क्या करते हैं अपन, एक्सिस से राइट हैंड की फिंगर को खोल देते हैं और जो फोर्स होता है उस डायरेक्शन में फिंगर को क्लोज कर देते हैं। तो टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। अंदर जा रही है मीन्स क्रॉस हो रहा है, या फिर अपन इसको कह सकते हैं कि कैसे हम रोटेट करा रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है। अब मैंने इसी को टॉर्क एक्सिस को आई एक्सिस इंटू अल्फा लिख दिया। इस रोड का जो आई एक्सिस है, अभी अपन ने पढ़ा नहीं है आई एक्सिस, लेकिन मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ कि ml²/3 होता है। तो मैंने यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू पुट कर दी और आई एक्सिस की वैल्यू पुट कर दी ml²/3 इंटू अल्फा, और इसको सोल्व कर दिया। तो अल्फा इक्वल टू 3g/2l आ गया और डायरेक्शन वही होगी जो टॉर्क की डायरेक्शन है।